हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास हम बात करेंगे एटम की। एटम हमारे पास क्या है? एटम का स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं इसमें बेसिकली 3 पार्टिकल्स हैं। एक हमारे पास है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। हमने बहुत सारे मॉडल स्टडी किए हैं। जे थॉमसन ने एक दिया था, फिर मॉडिफाई किया आगे रदरफोर्ड ने, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, फिर बोहर आए, उन्होंने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया, उनके रिजल्ट्स को मॉडिफाई किया, फिर हमारे पास आगे क्वांटम मॉडल। तो बहुत सारे मॉडल्स, बट हमारे पास हमें सिर्फ एक जनरलाइजेशन लेनी है। एटम क्या है? एटम में बेसिकली 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से जो एटम है, एटम एज अ होल क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है। एटम का अगर स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बहुत ही कंसंट्रेटेड जगह पे एक मास है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या है? प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अराउंड शेल्स हैं। वो शेल्स को हम डिफाइन करते हैं KLMN, ऐसे हमारे पास सीरीज है। इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं, मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हम अप्रॉक्सीमेटली सेम ले लेते हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है। ये हमने इसको बोला कि हम इसको 1 AMU लिख लेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम अप्रॉक्सीमेटली सेम ले लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के मास में, बिल्कुल सेम नहीं है। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर हम ये छोड़ के सिर्फ ये वैल्यूज कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है दोनों के मासेस में 10⁻⁴ का डिफरेंस है। किसके किसके? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास हम अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU बोल देते हैं कि इस वैल्यू को हमने 1 AMU बोल दिया, मींस एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया। एटॉमिक मास यूनिट को हम केमिस्ट्री में डिफाइन भी करते हैं 1/12 ऑफ दी C12 कार्बन एटम के लिए। तो ये हमारे पास हम 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम ये बोल देते हैं। हमने बोला कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अप्रॉक्सीमेटली सेम ले रहे हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस होता है। तो एटम में हमारे पास न्यूक्लियस है, सेंटर में एक न्यूक्लियस बैठा है, उसके आसपास हमारे पास शेल्स हैं, उसमें शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये मम्मी पापा, और मम्मी पापा के आगे जो बच्चे हैं वो उधर 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 आगे आगे क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, उनके आगे बिल्कुल चक्कर काट रहे हैं। तो मीन्स ये सेंटर हो गया फैमिली का, और ये हमारे पास आसे पासे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमने बोला जो ये शेल्स हैं, शेल्स को हम क्या नाम दे देंगे? KLMN सो ऑन। ये हमारे पास जो नाम हम शेल्स को डिफाइन करते हैं इस तरीके से। तो एटम न्यूट्रल, जो ये प्रोटॉन्स का चार्ज मिला के जो न्यूक्लियस है, हम बोल देते हैं न्यूक्लियस कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो दोनों का मिला के पॉजिटिव नेगेटिव, एटम न्यूट्रल हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने अप्रॉक्सीमेटली सेम 1 AMU हम ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, दोनों के बीच में 10⁻⁴ का डिफरेंस है। बिल्कुल एग्जैक्ट बोलें तो इतने टाइम्स छोटा है हमारा इलेक्ट्रॉन।
1/1837 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए इतना डिफरेंस 10⁻⁴ का डिफरेंस होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन का मास जो यहाँ पे एटम में है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो एटम का मास है मींस एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास किसकी वजह से है? सिर्फ न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स की वजह से है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनका मास कंपैरेटिवली ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के, तो हमने ये अज्यूम किया कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मास जब इतना डिफरेंस है तो हम छोड़ देते हैं उसको। हम ये बोलेंगे कि जो एटम है, एटम में जो मास है वो किसकी वजह से है? सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियस की वजह से है। तो मास मीन्स एटॉमिक मास, एटम्स मास किसकी वजह से होगा? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स की वजह से होगा। तो ये हमारा एटम हो गया। एटम में हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं एटम का एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफाइन करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? उसके एटम में हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उसको हम कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे? Z से रिप्रेजेंट करेंगे। कई जगह पे जब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने लिया, बट हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है, बट उसके लिए सिर्फ कंडीशन है, हर जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेंगे, हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता। अगर हम बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल मतलब ये सिर्फ उसी के लिए होगा जो न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम मीन्स जिसने ना अच्छा काम किया है ना बुरा काम किया है, मींस जिसने ना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं ना इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। आगे फर्दर मतलब कि जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ना किसी से लूंगा ना किसी को दूंगा, कोई पार्टी नहीं, ना ये वाली ना ये वाली, कोई भी नहीं, ना अच्छा ना बुरा, मींस न्यूट्रल हो गया। उसने कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया है इलेक्ट्रॉन। तो जब न्यूट्रल एटम होगा सिर्फ उस केस में हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। आगे चलते हैं मास नंबर। मास नंबर किसकी वजह से? एटॉमिक मास किसकी वजह से? एटम्स मास किसकी वजह से होता है? एटॉमिक मास बेसिकली होता है न्यूक्लियॉन्स की वजह से, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स की वजह से। तो मतलब हमने बोला हम इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ न्यूक्लियॉन्स का मास मान के चलते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स का मास है वही हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा। तो मास नंबर को हम डिफाइन करते हैं सम ऑफ बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल है मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है हमारे पास मास नंबर। थोड़ी सी इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं। मास नंबर मींस ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम मास नंबर को। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? Z के इक्वल। जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां लिख दिया इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जगह हमारे पास सपोज आ गया N, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? A माइनस Z। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू A माइनस Z। किसके इक्वल है? A माइनस Z के इक्वल है। फिर से एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव हो गया। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो हमारे पास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अप्रॉक्सीमेटली सेम ले लेते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वो कितना हो गया? 1 AMU हो गया। चले तो आगे हमारे पास हमने बोला मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतना मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया और ये हमारे पास यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए A माइनस Z के इक्वल। ठीक है, ये नेक्स्ट। इसके बाद एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया,
किसी भी एलिमेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें कोई भी एलिमेंट लिखना है, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट हम लिखते हैं x से। सपोज कोई भी एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एलिमेंट हो गया, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गई। किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सपोज हम बोलते हैं हमारे पास कार्बन है या ऑक्सीजन है, तो जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो मीन्स ये हमारे पास क्या हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी भी, किसी भी एलिमेंट की। नीचे उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर उसका मास नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जिनका हमारे पास सेम एलिमेंट हैविंग, atoms of same element having same atomic number but different mass number। तो जिनका भी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, वो आइसोटोप्स हो गए। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम मतलब Z सेम। Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट मास नंबर, तो मतलब A डिफरेंट। A डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट। और अगर यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है Z सेम में, तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, ये भी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास प्रोटियम, हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो यहां पे हमारे पास एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ऐसे चलता है। अब इसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1। सिमिलरली यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 - 1, 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 - 1, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोटॉन्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हो गए आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम की बात कर रहे हैं, नहीं विजिबल तो इधर लिख लेते हैं। हमारे पास प्रोटियम आ गया, ड्यूटेरियम आ गया, ट्रीटियम आ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, किसके इक्वल, एटॉमिक नंबर के इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 - 1, 0। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अभी फॉर्मूला किया A - Z, 2 - 1, 1। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 - 1, 2। तो सेम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम। यहां नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे 1 + 0, 1, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 1 + 1, 2, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 1 + 2, 3। तो तीनों केसेस में डिफरेंट, मतलब जितना हमारा मास नंबर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं। तो ये हो गए आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के हैं, ऐसे ही हम कार्बन के भी लिखते हैं। कार्बन सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो ये हमारे पास कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं, इसके हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6। यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 13 - 6, 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 माइनस 6 हमारे पास 8 हो गया। तो ये बेसिकली आइसोटोप्स हो गए। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। कैसे याद रखेंगे? आइसोटोप्स में P आता है, तो P से याद रख लो प्रोटॉन्स सेम। प्रोटॉन्स सेम मतलब प्रोटॉन्स क्या डिफाइन करते हैं? आइसोटोप्स में P है तो P प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हमारे पास सेम हो गए। प्रोटॉन्स सेम मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम मतलब मास नंबर डिफरेंट, तो वो हो गए आइसोटोप्स। नेक्स्ट चलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स इसी के रिवर्स, इसी के रिवर्स हमारे पास आइसोबार्स कैसे आएंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element having different atomic number and same mass number, different atomic number and same mass number। तो आइसोबार्स डिफाइन करने हैं। आइसोबार्स में हमारे पास हमने क्या बोला? जिनका एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम बात करें कार्बन और नाइट्रोजन की, तो हमारे पास कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसका हमारे पास मास नंबर 14। कार्बन का एक आइसोटोप होता है 14C6, नाइट्रोजन का हमारे पास, तो दोनों का मास नंबर सेम। मास नंबर सेम, मास नंबर सेम मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम। न्यूक्लियॉन्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? Z डिफरेंट। Z डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हमारे पास यहां पे हम प्रूव भी कर सकते हैं यही चीज कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 14 माइनस 6, न्यूक्लियॉन्स 14। न्यूक्लियॉन्स वैसे भी मास नंबर के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 माइनस 7 7, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फिर से सेम। तो मीन्स सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बट एक चीज देखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, हमने यहां पे क्या देखा? जिसका एटॉमिक नंबर उसी का एलिमेंट, मास नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, मास नंबर किसका है? यहां पे हमारे पास मास नंबर वेरी हुए 12, 13, 14, 14 तो नाइट्रोजन का भी होता है मास नंबर, बट एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है कौन सा एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर डिफाइन करेगा यहां पे आपने कौन से एलिमेंट का नाम लिखना है। तो अगर 6 है एटॉमिक नंबर मतलब कार्बन, 6 एटॉमिक नंबर कार्बन, 6 एटॉमिक नंबर कार्बन, 6 एटॉमिक नंबर कार्बन, 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन। तो एटॉमिक नंबर डिफाइन करेगा कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। तो एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए, उसका सिंबल लिखने के लिए हम क्या बोलते हैं? कौन सी चीज मैटर करती है? उसका एटॉमिक नंबर मैटर करता है। चलें आगे। ये हो गया हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के साथ हमने बोला आइसोबार्स। नेक्स्ट आ गए हमारे पास आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्या है? आइसोटोन्स है। तो आइसोटोन्स की बात करें, आइसोटोन्स मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम। आइसोटोन्स का मतलब हमारे पास क्या आएगा? आइसोटोन्स का मतलब आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आइसोटोन्स, तो जिसका n, मैंने बोला आइसोटोप जब लिखते हो तो आइसोटोप लिखने के लिए हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, p सेम। जब n है, आइसोटोन्स में क्या है हमारे पास? n, तो n मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम, और कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम करेंगे मतलब हम क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना आ गया? 11। मैग्नीशियम का हमारे पास आ गया
तो हमने यहाँ पे लिखना है 20, 12 और ये आ जाएगा। अब सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 23 और इसका आ गया 24। तो इसका मतलब सोडियम और मैग्नीशियम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। 11, 23, 12, 24, ठीक है। तो मीन्स 23 माइनस 11 तो 12 आ गए, 24 माइनस 12 मतलब 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम मतलब क्या आ गया आइसोटोन्स। आइसोटोप्स क्या थे, पी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, आइसोटोन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम। तो ये हमारे पास हो गए आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम रहते हैं। क्लियर, यहां तक था हमारे पास आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली रेडियो एक्टिविटी है क्या। हेनरी बेक्वेल ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम एक यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम का सॉल्ट लेते हैं, उसको ब्लैक शीट में, उन्होंने एक शीट में पेपर में रैप करके किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे रख दिया। यूरेनियम का सॉल्ट लिया, पेपर में रैप किया, उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे रखा। फोटोग्राफिक प्लेट पे रखा, कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि मतलब उसमें क्या था, कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आए थे। वो इफेक्ट्स बेसिकली क्या थे, उन्होंने बोला कुछ ना कुछ तो चेंज आया। वो चेंजेस जो आए, उन्होंने उस चीज़ को डिफाइन किया कि कोई अगर हम यूरेनियम या कोई अगर हम ऐसा एलिमेंट रखते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेसिकली क्या करता है, रेज एमिट करता है। तो उसमें हमारे पास डिफाइन हुई अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिसइंटीग्रेशन। कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सपोज ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिसइंटीग्रेशन इनटू अल्फा, बीटा और गामा रेज, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। रेडियो एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करने हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी अल्फा, बीटा, गामा जो हमारे पास डिके हो रही है, दिस इज बेसिकली इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन। ये क्या है, एक न्यूक्लियर फिनोमिनन है। हमारे पास जो अल्फा रेज निकल रही हैं, हम बोल रहे हैं जो बीटा रेज निकल रही हैं, वो बेसिकली न्यूक्लियस में हमारे पास कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वहां से एमिशन हो रही है। अभी इसको डीप में स्टडी करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या हो गई, एक प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिनोमिनन की, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मींस हमारे पास इसमें हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, किसमें होगा, अल्फा, बीटा और गामा में। ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज में हो रहा है। तो बेसिकली ये एक न्यूक्लियर फिनोमिनन है। हमारे पास बेसिक हमने जो पढ़े हैं केमिस्ट्री में, कैसे चेंजेस आते हैं, फिजिकल रिएक्शंस या केमिकल जो हम बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस 6th क्लास में स्टडी किए थे। फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल वो चेंज कर देते हैं स्टेट बॉडी की, या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर देते हैं, तो केमिकल चेंजेस हो गए। वो फिजिकल केमिकल नहीं है, ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। न्यूक्लियर प्रोसेस है जो न्यूक्लियस के साथ लिंक्ड है, तो इसका फिजिकल और केमिकल चेंजेस के साथ कोई लिंक नहीं है। मतलब अगर हम फिजिकल या केमिकल चेंजेस लेके आते हैं तो हमारी ये जो प्रोसेस है जिसमें अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलेंगी, ना ही इसके कोई रेट में रेडियो एक्टिव डिके में चेंज आएगा, इसके कोई प्रोसेस में फिजिकल केमिकल चेंज का इफेक्ट नहीं है। अगर फिजिकल केमिकल चेंज का इफेक्ट होता तो उसमें हमारे पास जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व होते। हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं आउटर शेल में।
ये अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ लिंक्ड होता तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होने से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को फर्क पड़ता, बट ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ लिंक्ड है। तो हमारे पास स्टार्ट करेंगे अल्फा बीटा और गामा रेज बेसिकली क्या होती हैं। अब अल्फा बीटा गामा स्टडी करने के लिए सबसे पहले जब हमने बात की आइसोटोप्स की, तो हमारे पास दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं, एक है स्टेबल और दूसरे हैं अनस्टेबल। स्टेबल आइसोटोप्स, अनस्टेबल आइसोटोप्स। अनस्टेबल बेसिकली कौन से होते हैं? अनस्टेबल डिफाइन करेंगे अगर तो हम किसी भी एलिमेंट का जिसका हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर लेस देन 20 है। अब कौन से एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट करेंगे, कौन से एलिमेंट्स को हम डिफाइन करेंगे कि ये रेडियो एक्टिव है या नहीं है। बेसिकली अगर कोई हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा वही डिसइंटीग्रेट करेगा, स्टेबल डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा। अगर कोई अनस्टेबल है, उसमें पहले से अनस्टेबिलिटी है, तो वो हमारा डिसइंटीग्रेट किया, उसने रेडिएशंस एमिट की। तो यहां दो तरह के हमारे पास हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, स्टेबल अनस्टेबल। हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? तो जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 20 है, जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 20 है, वहां पे जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होंगे, वो बेसिकली हमारे पास क्या बोले जाएंगे? स्टेबल बोले जाएंगे। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, वो वाले अनस्टेबल होते हैं। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे वो न्यूक्लियस हमारे स्टेबल बोले जाएंगे। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, वो क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। तो मीन्स जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 6, मास नंबर 12। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6, न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 माइनस 6। यहां चलते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8। तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो बेसिकली ये वाले जो एलिमेंट्स हमारे हो गए, ये क्या हो गए? स्टेबल हो गए। ये रेडियो एक्टिव नहीं है। कैसे रेडियो एक्टिव डिफाइन किए? कौन सा डिसइंटीग्रेट करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए? कौन बताएगा? एटॉमिक नंबर बताएगा। तो अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पे लेस देन 20 है, एटॉमिक नंबर लेस देन 20 है, उसमें हमारे पास ये प्रोसेस लगती है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे तो बेसिकली वो क्या है? स्टेबल है, डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव नहीं है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में अगर हम ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 हो जाएगा। यही चीज अगर हम ट्रीटियम पे लगाएं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 1, इलेक्ट्रॉन्स 1, न्यूट्रॉन्स 3 माइनस 1 2। न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, तो ये हमारा क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो मीन्स आइसोटोप्स में, अगर हम आइसोटोप्स की बात कर रहे थे, आइसोटोप्स में हमारे पास दो तरह की कैटेगरी हो गई। कुछ स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल कौन से होंगे? अगर हम एटॉमिक नंबर लेस देन 20 बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर लेस देन 20 बोल रहे हैं, तो जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, वो स्टेबल हैं। जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, वो अनस्टेबल है। सिमिलरली अगर हम आगे बात करें, आगे हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 की बात करें तो रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर रिवर्स हो गया। मतलब एटॉमिक, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो वो स्टेबल होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं जब ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? स्टेबल न्यूक्लियाई आ जाएंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें आयरन हमारे पास कितना है? आयरन 56, एटॉमिक नंबर 26। तो मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पे हमारे पास, पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 56 माइनस 26, तो ये आ गया 30। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 26, तो यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या हम इनको स्टेबल बोलते हैं? यस। आयरन जो है, आयरन 56 जो है, ये सबसे स्टेबल माना जाता है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास यहाँ एप्लीकेबल है। तो बस हमें इतना याद रखना है, जिनका अगर एटॉमिक नंबर लेस देन 20 है, वहां पे क्या क्राइटेरिया चलता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर ज्यादा है प्रोटॉन्स से, तो वो अनस्टेबल है, मतलब वो रेडियो एक्टिव बोले जाएंगे। और यहां पे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, तो वो स्टेबल हो गए, अगर नहीं है तो वो अनस्टेबल हो गए। तो मीन्स हमारे पास रिवर्स हो जाएगा इसका। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी जब हमें स्टडी करना है, तो आइसोटोप्स की ये हमारे पास डिपेंडेंस आ गई कि स्टेबल और अनस्टेबल दो तरह के होते हैं, और उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, ऐसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास क्या प्रोसेस है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, न्यूक्लियर फिनोमिनन है। न्यूक्लियर फिनोमिनन मतलब हमारे पास डिसइंटीग्रेशन होगी, तो जब वो डिसइंटीग्रेशन होगी अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी। अल्फा बीटा गामा रेज की हम प्रॉपर्टीज और स्टडी करेंगे कि वो कैसे आपस में, कैसे उनकी जो वेरिएशन है एक दूसरे के साथ। चलिए बेटू, बाय।